जेएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। 8 प्रश्न 8 दिन सारी शिक्षण विधियाँ, यही तो हम पढ़ रहे हैं। ये आज हमारा तीसरा दिन है। तीसरे दिन में देखिए पहला प्रश्न, हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न, गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। आज का पहला प्रश्न है वो उद्देश्यों पर आधारित है। कई बार एक प्रश्न है वो उद्देश्य का पूछ लेते हैं। ये देखिए आप, मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करके शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना, छात्रों को वर्ण ध्वनि शब्द व वाक्य रचना का ज्ञान कराना, छात्रों को अपने भावों व विचारों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने में निपुण बनाना। जल्दी से बताओ प्रश्न का उत्तर, जल्दी कमेंट करके बताइए। आप जल्दी उत्तर बताएं। ये देख लो, उस पूरा प्रश्न देखो, फिर आप बताएं। कमेंट, चलो ठीक है, ये पहला उत्तर होगा, इसमें पहला आंसर है। मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करके शब्द भंडार में वृद्धि करना। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ये भी होता है बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना। इसके अलावा गद्य शिक्षण के और भी उद्देश्य होते हैं, जैसे अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना, भाषाई तत्वों का ज्ञान कराना, भाषाई कौशलों का विकास करना, व्याकरण का ज्ञान कराना या विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु से बालक को परिचित कराना। बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, प्रमुख यही है। इस पर ही प्रश्न पूछते हैं, एक ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, छात्रों में काव्य सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना। ये कविता शिक्षण का उद्देश्य, विकल्प बेकार नहीं है, यही तो हमारा उद्देश्य है। कोई भी विकल्प बेकार नहीं। ये देखिए, दूसरा विकल्प भी हमें एक प्रश्न देके जा रहा है कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना। इसके अलावा कविता शिक्षण है, उसमें बच्चे कविता पढ़कर आनंद ले सकेंगे, गाकर आनंद ले सकेंगे, सुनकर आनंद ले सकेंगे। तो ये ऐसे इस तरह के प्रश्न वो पूछते नहीं। इसमें पूरा ये है कि सौंदर्य अनुभूति परक जो प्रश्न है उनके माध्यम से बालक में रसानुभूति कराना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। रसानुभूति ही प्रमुख उद्देश्य है। पहले भी ये बात हम पढ़ चुके हैं। दूसरा देखो, छात्रों को वर्ण ध्वनि शब्द व वाक्य रचना ज्ञान कराना। ये व्याकरण शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को वर्ण ध्वनि शब्द व वाक्य रचना का ज्ञान कराना। इसके अलावा शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना या इस प्रकार से भाषा का शुद्ध रूप सीखना व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है। व्याकरण का संबंध शुद्धता से ही होता है। व्याकरण भाषा को अनुशासित करने वाला होता है, इसलिए व्याकरण को अनुशासित कहते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि व्याकरण साध्य न बने बल्कि साधन ही बना रहे। ये प्रश्न पूछा हुआ है। छात्रों को अपने भावों व विचारों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने में निपुण बनाना, ये उद्देश्य है रचना शिक्षण का। रचना शिक्षण ये सारे आ गए। इसके अलावा जैसे कहानी शिक्षण आ जाए तो उसका प्रमुख उद्देश्य है बालकों का मनोरंजन करना। मनोरंजन करना उसमें प्रमुख उद्देश्य होगा। नाटक शिक्षण में आ जाए तो प्रमुख उद्देश्य है अभिनय करना या अभिनय करके सिखाना, या बालक हैं वो अनुकरण करने में निपुण हो चुके हैं, ये नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो ये उद्देश्य पर पहला प्रश्न था। गद्य शिक्षण का उद्देश्य पहला है। सभी उद्देश्य आ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। सारी शिक्षण विधियां एक ही प्रश्न है, एक प्रश्न और सारी शिक्षण विधियां। ये देखिए आप, गीता विनय, व्याख्या, तुलना, रसास्वादन विधि। ये देखिए आप, ये पूरी की पूरी कविता शिक्षण की विधियां, पहला ही उत्तर है। लेकिन अन्य विकल्प बेकार नहीं है। इसके अलावा भी हमें ध्यान रखना है कि गीता विनय विधि कौन सी होती है। ये दो देखो कविता शिक्षण में ले रहे हैं हम, गीत विधि होती है, एक अभिनय विधि होती है। ये दोनों अलग अलग भी होती हैं। दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, गीता विनय विधि। इसमें एक प्रश्न ये पूछते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रमुख विधि है या श्रेष्ठ विधि है। तो श्रेष्ठ विधि अगर आए तो विकल्प देखो, गीता विनय है वो तो एक नंबर पर आपको करना ही करना है। अगर मान लीजिए ये उत्तर नहीं आए तो आपको गीत करना है। अभिनय और गीत ये दोनों ही नहीं आए तो ये फिर थर्ड नंबर पर होगा। ऐसे प्रायोरिटी है वो हमें बनानी पड़ेगी हिंदी में। तो बालक के इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, या तो गीत में लेते हैं या फिर अभिनय करने में लेते हैं। गीता विनय विधि है वो उनके लिए रुचिकर होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, अच्छी मानी जाती है।
व्याख्या विधि है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्याख्या बाल केंद्रित विधि नहीं है बल्कि शिक्षक केंद्रित विधि है। ये प्रारंभिक स्तर पर इसका कोई काम नहीं होता है। तुलना विधि है, इसमें एक कविता का दूसरी कविता से तुलना करके शिक्षण करवाया जाता है। वो दो समान कविताएं हैं, उनकी तुलना करके शिक्षण करवाना है, वो तुलना विधि कहलाती है। रसास्वादन विधि है, इसमें अर्थ का कोई महत्व नहीं होता है। बालक हैं वो कविता में रस ले सकें, रसानुभूति कर सकें, ये रसास्वादन विधि होती है। ये प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त होती है। इसके अलावा भी अन्य विधि हैं, वो जैसे एक व्यास विधि है। व्यास विधि, व्यास विधि में शिक्षक व्यास जी की तरह, व्यास मानी कथावाचक की तरह दृष्टांतों, प्रसंगों या विस्तृत व्याख्या का सहारा लेकर शिक्षण करवाता है, वो व्यास विधि है। छोटी कक्षाओं में ये उपयुक्त नहीं है। व्यास विधि के लिए आवश्यक है कि अध्यापक का विषय के बारे में या विषय से संबंधित ज्ञान विस्तृत हो, ये व्यास विधि भी होगी। ऐसे ही एक विधि है वो समीक्षा विधि है। समीक्षा विधि, व्याख्या के 3 स्तर होते हैं। यही व्याख्या के 3 स्तर हैं, तुलना, व्यास और समीक्षा। जिसमें समीक्षा है वो उच्चतम स्तर है। इसमें भाषाई तत्वों का विश्लेषण करते हुए यानी पूरी व्याख्या के साथ उच्च स्तरीय व्याख्या के साथ शिक्षण करवाया जाता है। उच्च कक्षाओं में इसका महत्व है। यह है व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण कौन सा है? तीसरा। ये देखिए आप, तो पहला है वो आप ध्यान रखें कविता शिक्षण है, और तीसरा है वो व्याकरण शिक्षण है। उत्तर इसमें पहला ये है, ये है कि ये किसके लिए है? ये निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, विश्लेषण विधि, ये व्याकरण शिक्षण के लिए है। ये किसके लिए है? व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। व्याकरण शिक्षण की विधियां देखो, निगमन विधि काफी इंपॉर्टेंट है। इसे नियम से उदाहरण की ओर विधि भी कहते हैं। ये विधि उपयुक्त नहीं है, इस पर रटने पर बल दिया जाता है। ये बाल केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित विधि है, लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए इसे भी उपयुक्त माना जाता है। रटने पर बल देने के कारण ये विधि कतई प्राथमिक कक्षाओं में काम में नहीं ली जानी चाहिए। निगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर न होकर सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, अर्थात नियम से उदाहरण की ओर होती है। इसमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग है वो नहीं होता है। बालक है उसको कोई अवकाश नहीं होता है, बालक की कोई सहभागिता नहीं होती है, पूरा काम है वो शिक्षक ही कहता है। इसमें नियम बता दिए जाते हैं, फिर उदाहरणों के द्वारा उसकी व्याख्या कर दी जाती है। ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रारंभिक कक्षाओं में नहीं मानी गई है, सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। आगमन विधि देखो आप, आगमन विधि है वो प्रारंभिक स्तर में काफी उपयुक्त है। ये उदाहरण से नियम की ओर विधि है, उदाहरण से नियम की ओर विधि है। व्याकरण की श्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है। इसमें बालक को स्वयं सोचने या निष्कर्ष निकालने का अवसर मिलता है। ये बाल केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, रुचिकर मानी जाती है। इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में उसका यानी निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष है वो संभवतः छात्रों द्वारा ही निकलवाया जाता है। इसके 4 चरण भी होते हैं, जैसे उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना। सबसे पहले शिक्षक है वो उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करेगा। प्रस्तुतिकरण के बाद में बालक हैं वो उनका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में सामान्यीकरण यानी निष्कर्ष निकाला जाएगा, और उसके बाद में उसका क्या होगा? परीक्षण और अभ्यास होगा। ये 4 चरण हैं वो आगमन विधि के माने जाते हैं। दोनों के 2-2 रूप भी होते हैं। देखो रूप पर भी प्रश्न पूछा हुआ है। आगमन विधि के 2 रूप कौन से हैं? आगमन विधि के 2 रूप होते हैं, एक तो होता है प्रयोग और एक होता है समवाय। प्रयोग और समवाय, ये 2 रूप होते हैं। प्रयोग में अध्यापक स्वयं उदाहरण बताता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर उसके नियम तक पहुंचता है। समवाय विधि है, इसमें अलग से नहीं बताया जाता, बल्कि गद्य शिक्षण या रचना शिक्षण के साथ ही व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, वो समवाय है। इसी प्रकार से निगमन विधि है, इसके भी 2 रूप होते हैं। निगमन विधि के 2 रूप कौन से होते हैं? निगमन विधि के 2 रूप हैं वो सूत्र विधि। ये देखिए आप, सूत्र, क्योंकि निगमन विधि का दूसरा नाम भी है सूत्र विधि या सिद्धांत विधि। तो ये सूत्र विधि होती है, ये इसका एक वेद सूत्र विधि है। दूसरा है वो पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक पर पिछली बार L1 में प्रश्न पूछा जा चुका है। पाठ्य पुस्तक विधि को सुगा विधि कहते हैं। सुगा विधि का मतलब है तोते की तरह उसमें रटा दिया जाता है, तो रटने पर इसमें बल दिया जाता है। यह है आगमन और निगमन विधि। गुण और दोष है वो संक्षिप्त में हमें आसानी से इसके आधार पर कर सकते हैं। भाषा संसर्ग विधि है, इसमें एक ही प्रश्न आता है, व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। एक बात, भाषा संसर्ग विधि में व्यावहारिक पक्ष पर
व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, सैद्धांतिक पक्ष पर नहीं। निगमन विधि में किस पर बल दिया जाता है? सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि है, ये व्याकरण शिक्षण की बिल्कुल स्वाभाविक और सहज विधि होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं होती है, बल्कि इसको कॉन्टेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि छात्र को या बालक, मान लो जो सीखने वाला शिक्षार्थी है, उसको भाषा जानने वाले व्यक्तियों में के संपर्क में उसका संपर्क करवाया जाता है, वो स्वयं ही सीख लेता है। एक तो ये कॉन्टेक्ट मेथड है, इसमें दो प्रकार के संपर्क होते हैं। दूसरा होता है जो प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त लेखक हैं, उनकी पुस्तकें पढ़कर विद्यार्थी स्वयं ही भाषा का शुद्ध रूप सीख लेता है। ये भी भाषा संसर्ग विधि है, लेकिन स्वाभाविकता पर बल दिया जाता है। इसके अलावा देखो, इसमें विश्लेषण विधि का दूसरा नाम कमेंट करके बताओ। विश्लेषण विधि का दूसरा नाम कमेंट करके बताएं। चलो मैं ही बता देता हूं, इसका नाम है आगमनात्मक निगमनात्मक विधि। आगमनात्मक निगमनात्मक विधि को ही विश्लेषण विधि कहते हैं व्याकरण में। ये व्याकरण शिक्षण की विधियां होगी। कुछ है वो अलग से लेते हैं। समवाय विधि, तो समवाय विधि वो इसका ही एक भेद होता है, मैंने बता दिया। आगमन विधि का ही एक रूप है। आगमन विधि के दो रूप होते हैं, निगमन विधि के दो रूप होते हैं। निगमन विधि को कौन सी विधि कहते हैं? सूत्र या सिद्धांत विधि भी कहते हैं। यहाँ अगर ये आ जाए सूत्र विधि कहाँ से आई, तो संस्कृत से आई हिंदी में, और पाठ्य पुस्तक विधि है वो अंग्रेजी से आई। ये सारी चीजें हैं वो आगमन और निगमन के बारे में हो गई हैं। बल्कि इसके बारे में सिद्धांत और हैं, या जो हम लेते हैं ये शिक्षण सूत्र हैं, टीचिंग मैक्सिम्स हैं, वो हो रहे हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। आगे एक प्रश्न आ रहा है। इससे पहले 2 नंबर विकल्प, उसका भी देखिए आप। अर्थ कथन, व्याख्यान, खंडान्वयन और प्रश्नोत्तर, ये गद्य शिक्षण की विधि है। ये किसकी है? गद्य शिक्षण की। देखो ये कविता की, ये गद्य शिक्षण की, ये भाषा संसर्ग और ये व्याकरण शिक्षण की। अब है उद्बोधन, प्रबोधन। प्रबोधन दिख रहे हैं ना आपको? प्रबोधन है ये, प्रबोधन, रूपरेखा और प्रवचन। तो उद्बोधन विधि और प्रबोधन विधि में अंतर करना जरूरी है। उद्बोधन विधि है वो गद्य शिक्षण में भी होती है। गद्य शिक्षण में हम गद्य सोपान पढ़ते हैं। गद्य सोपान में एक प्रस्तुतिकरण सोपान होता है। प्रस्तुतिकरण में स्पष्टीकरण और व्याख्या सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ 4 शिक्षण विधियां होती है, उनमें से एक शिक्षण विधि है जिसका नाम उद्बोधन विधि है। उद्बोधन विधि में शिक्षक कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि सारे जो अर्थ है वो किससे निकलवाएगा? कठिन शब्दों के अर्थ है वो बालकों से निकलवा लेता है। इसका एक उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए गगन शब्द आ गया और गगन शब्द का अर्थ बताना है, तो गगन शब्द का अर्थ बताएंगे तो शिक्षक सीधा नहीं बताएगा कि गगन मानी आकाश, ये नहीं बताएगा, बल्कि वो कहेगा कि गगन है वो बहुत विस्तृत होता है, गगन में ही पक्षी उड़ते हैं, गगन का रंग है वो नीला होता है, वो गगन ऊपरी होता है, बताओ गगन क्या होता है। तब बालक स्वयं ही बता देता है कि गगन मानी आकाश। ये उद्बोधन विधि होती है। उद्बोधन विधि में रचना शिक्षण में इसका मतलब क्या है? रचना शिक्षण में इसका मतलब ये है कि बालक को विषय से संबंधित कुछ नहीं बताया जाता, केवल उसको लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, उद्बोधित किया जाता है। इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो स्वयं रचना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये उद्बोधन विधि है। प्रबोधन विधि है, इसमें संक्षिप्त रूप से विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, लेकिन विस्तृत रूप से नहीं बताया जाता। विस्तृत रूप से वो किसमें बताया जाता है? प्रवचन विधि में। प्रवचन विधि और उद्बोधन विधि परस्पर विलोम होती है। उद्बोधन का विलोम है वो प्रवचन होता है। प्रवचन विधि में क्या होता है? प्रवचन विधि में अध्यापक पहले जो भी विषय है जिस पर रचना करनी है उस पर विस्तृत भाषण देता है, बालक सुनते हैं, सुन करके फिर लिखते हैं। इनमें बालकों में रचनात्मक अभिव्यक्ति या रचनात्मक सृजनात्मक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है, जो कि रचना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य भी होता है। तो ये रूपरेखा विधि है, ये और देख लो आप। रूपरेखा विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि और प्रबोधन विधि है, इसका मिला जुला रूप ही होता है। रूपरेखा में क्या है कि आउटलाइंस होती हैं, इसको आउटलाइन मेथड कहते हैं। आउटलाइन से हम ज्यादा समझते हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा कि हमने कहानी लिखी थी, थर्स्टी क्रो की कहानी मान लो, तो उसमें ये लिखा हुआ था, बीच बीच में से ब्लैंक छोड़े हुए थे, ए थर्स्टी खालिस्तान, उसके बाद में क्रो, या फिर ए फ्लाइज, फिर ए सीज, ए पोर्ट, ऐसे उसमें रिक्त स्थान दिए हुए थे। वो सारे के सारे वो क्या है? वो सारे रिक्त स्थान है। अब वो आउटलाइन मेथड ही है, ये रूपरेखा विधि है। इसके अलावा भी हमें रचना शिक्षण में और भी जो है वो ले सकते हैं।
अनुकरण विधि भी है, रचना अनुकरण करके भी सीखी जा सकती है। इसके अलावा ध्वनिसाम्य विधि भी है। ध्वनिसाम्य विधि है वो मौखिक रचना की विधि है, वो हमें वाचन शिक्षण उसमें लेंगे ध्वनिसाम्य को। तो ये रूपरेखा विधि, उद्बोधन विधि, प्रबोधन विधि, ये सारी की सारी विधियां हैं वो कौन सी हैं? ये रचना शिक्षण की विधि है। रचना शिक्षण में अन्य विधियां देखिए आप, प्रश्नोत्तर विधि है, चित्र वर्णन विधि है। रचना शिक्षण में देखो प्रश्नोत्तर विधि कैसी होगी? प्रश्नोत्तर विधि में इसमें सिस्टेमेटिक ढंग से श्रृंखलाबद्ध रूप से क्रमबद्ध रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके रचना की जाती है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। ऐसे चित्र विधि है, ये चित्र है वो श्रृंखलाबद्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए थ्रसिकरो की कहानी है, तो पहले कौवा दिखाया जाएगा, फिर उड़ता हुआ दिखाया जाएगा, फिर मटका दिखाया जाएगा, उसमें पानी कम दिखाया जाएगा, फिर वो पत्थर लाएगा। ऐसे श्रृंखलाबद्ध चित्र होते हैं, उनके द्वारा भी रचना की जा सकती है। तो ये चित्र विधि है वो भी रचना शिक्षण की विधि मानी जाती है। इसके अलावा देखो आप, एक शब्द प्रदान विधि होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शब्द प्रदान विधि किसके लिए? रचना शिक्षण के लिए। इसमें रचना से संबंधित कुछ शब्द हैं वो बालक को प्रदान कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहानी है तो उससे संबंधित, या निबंध है, आप निबंध मान लो। निबंध में हमें सबसे जरूरी चीज है कि हमने या तो कोई निबंध लिखा नहीं है, लिखा है तो गाय पर जरूर लिखा है। हम में से शायद ही कोई हो जिसने गाय पर निबंध नहीं लिखा है। कमेंट करके बताओ, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने आज तक जिंदगी में गाय पर निबंध नहीं लिखा हो? कमेंट करें। मेरी समझ में सबने लिखा है, टाइम खराब करने में कोई फायदा नहीं है। सबने है वो इसमें लिखा है, गाय पर निबंध तो लिखा ही है। तो ये शब्द कैसे प्रदान किए जाते हैं? जैसे गाय, फिर अगला ले लिया सफेद, फिर दे दिया शब्द घास। अब बालक है वो एक एक शब्द से एक एक वाक्य बना लेगा, एक एक वाक्य बना लेगा, वो इस शब्द प्रदान विधि कहलाती है। जैसे गाय हमारी माता होती है, गाय को हम माता कहते हैं, गाय घास खाती है, गाय सफेद या अन्य रंग की होती है, ऐसे उनको दे दिए जाते हैं। ये रचना शिक्षण है। तो शिक्षण विधियां हैं वो लगभग पूरी आ गई। खंडान्वयन विधि किसको कहते हैं? ये देखिए आप, अर्थ कथन विधि है, इसमें अर्थ बताया जाता है। पढ़ाते समय केवल कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए शिक्षक है वो आगे बढ़ता रहता है, ये अर्थ कथन विधि होती है। व्याख्यान विधि में व्याख्या की जाती है। और खंडान्वयन विधि में कोई भी जैसे पाठ है वो बड़ा है तो उसको टुकड़ों में बांट लिया जाता है, फिर प्रश्नोत्तर प्रय विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये खंडान्वयन विधि है। खंडान्वयन विधि है वो कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है हिंदी में, बल्कि संस्कृत में ये पद्य शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दंडान्वयन और खंडान्वयन होते हैं, तो यहाँ खंडान्वयन विधि संस्कृत में ये उपयुक्त है, जबकि हिंदी में ये उपयुक्त नहीं है, गद्य शिक्षण के लिए काम में ली जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गद्य शिक्षण सोपानों का सही क्रम है। गद्य शिक्षण में देखो, प्रस्तावना एक नंबर पर ठीक है, उद्देश्य कथन होता ही है, प्रस्तुतिकरण है, मौन वाचन है, तो पहला ही ठीक है, इसमें पहला ही उत्तर होगा। इसके अलावा देखो, पुनरावृत्ति प्रश्न, बोध प्रश्न, ये क्यों नहीं हुआ? बोध प्रश्न पहले आते हैं, पुनरावृत्ति बाद में आती, फिर मूल्यांकन और गृह कार्य, तो ये क्रम है वो ठीक नहीं है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, भाव परीक्षण, आत्मीकरण, ये क्रम तो ठीक है, लेकिन ये क्रम है वो गद्य के लिए ठीक नहीं है, बल्कि ये किसके लिए? कविता शिक्षण के लिए, पद्य शिक्षण के लिए है। ये कविता शिक्षण, ये कविता शिक्षण के लिए हो। कविता शिक्षण में प्रस्तुतिकरण में पहले आदर्श वाचन किया जाता है, फिर अनुकरण वाचन, फिर भाव परीक्षण। भाव परीक्षण क्या होता है? भाव परीक्षण है उसमें 3-4 प्रश्न है वो बालक से किए जाते हैं, और ये जाना जाता है कि बालक है वो कविता के केंद्रीय भाव को समझा है या नहीं समझा है। ऐसा ही जो है वो आत्मीकरण में किया जाता है। आत्मीकरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आत्मीकरण प्रस्तुतिकरण में कविता शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सोपान होता है। आत्मीकरण, जिसको इंग्लिश में असाइमिलेशन कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? असाइमिलेशन कहते हैं। बालक ने पूरी कविता है उसका भाव आत्मसात किया है या नहीं किया है, इसी को यानी आत्मसात करने को क्या कहते हैं? आत्मीकरण कहते हैं। तदात्मीकरण भी कहा जाता है। ये तादात्म्य होता है, किसके साथ में? कविता के साथ में। इसके अलावा देखो आप, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, ये भी क्रम तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आप ऊपर देखिए आप, गद्य शिक्षण सोपान, ये शिक्षण सोपान नहीं है, ये शिक्षण
प्रारंभ किससे होगा? प्रस्तावना। हमेशा ध्यान में रखिए कि सामान्य उद्देश्य पहले होता है, विशिष्ट उद्देश्य बाद में। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये लेसन प्लान में काम में आता है। पाठ योजना निर्माण में हम इनका प्रयोग करते हैं। पहले सामान्य उद्देश्य होता है, फिर विशिष्ट उद्देश्य होता है, इसके बाद में सहायक सामग्री है, फिर पूर्व ज्ञान है। सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान का ध्यान कर लेना। सहायक सामग्री पहले और पूर्व ज्ञान बाद में। पूर्व ज्ञान के बाद में आप फिर यहाँ आ जाइए प्रस्तावना। ये प्रस्तावना पर आ जाएंगे। प्रस्तावना में थोड़ी सी दो तीन बातें हैं वो समझनी है हमें। एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना सोपान किसने दिया। तो प्रस्तावना सोपान है वो हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने दिया। हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने। और उद्देश्य कथन दिया था राइन ने। ये किसने दिया? राइन ने दिया। प्रस्तावना का दूसरा नाम पाठोपस्थापन। पाठोपस्थापन दूसरा नाम इसका और है उत्प्रेरणात्मक उपक्रम। दोबारा सुन लीजिए, दिख नहीं रहा है तो देख लीजिए आप। उत्प्रेरणात्मक उपक्रम कहते हैं किसको? प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना के दो नाम हो गए, पाठोपस्थापन, दूसरा है उत्प्रेरणात्मक। एक विषयोपस्थापन और होता है। विषयोपस्थापन किसको कहते हैं? विषयोपस्थापन है वो प्रस्तुतिकरण को कहते हैं। ये देखिए विषयोपस्थापन। फिर उद्देश्य कथन किसको कहते हैं? ये भी एक बात है। तो उद्देश्य कथन है वो पाठ्यांश अभिसूचन को कहते हैं। पाठ्यांश अभिसूचन, इसमें पाठ की सूचना दी जाती है, कम से कम शब्दों में शिक्षक द्वारा घोषणा की जाती है, वही उद्देश्य कथन होता है। प्रस्तावना है, इसके बारे में दो तीन बातें और भी हो सकती हैं। प्रस्तावना क्यों आवश्यक है? तो प्रस्तावना पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक है। बालकों को नवीन पाठ्य वस्तु पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रस्तावना आवश्यक है। प्रस्तावना के बाद में ही शिक्षण शुरू हो पाता है। प्रस्तावना में प्रश्न है वो छोटे होने चाहिए। छोटे का मतलब आकार में छोटे हो, उत्तर देने में बिल्कुल सटीक हो, इसीलिए नुकीले प्रश्न कहते हैं। प्रश्न नुकीले होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए। इसके अलावा पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो नवीन पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाएगी उसमें से नहीं होंगे, वो तो बोध प्रश्न होंगे। ये उससे पहले की स्थिति है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होंगे। तो ये प्रस्तावना प्रश्न की बात मैंने आपको बता दी। बोध प्रश्न है, पुनरावृत्ति प्रश्न है, इनकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन पहले प्रस्तुतिकरण। ये देखो शिक्षण सोपान में सबसे प्रमुख है वो प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण से ही वास्तविक शिक्षण प्रारंभ होता है और प्रस्तुतिकरण में ही खत्म हो जाता है। समाप्त भी किस में होगा? प्रस्तुतिकरण में होगा। प्रस्तुतिकरण में अलग अलग स्टेप होते हैं। गद्य शिक्षण में हम ले सकते हैं। गद्य शिक्षण में पहले आदर्श वाचन होता है, फिर अनुकरण वाचन होता है। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचन है वो छात्र द्वारा किया जाता है। ये दोनों ही सहस्वर वाचन में ही होते हैं, यानी बोल करके पढ़ा जाता है इसमें इनमें। और फिर ये अनुकरण वाचन है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक वैयक्तिक वाचन और एक समवेत वाचन। वैयक्तिक वाचन का मतलब है एक छात्र द्वारा पढ़ा जाना, और समवेत वाचन का मतलब है सबका सामूहिक रूप से, या सामूहिक रूप का मतलब है अध्यापक उसमें शामिल है। कहने का मतलब है जैसे कोई बहन जी हैं, मैडम है, मैम है, वो पहली क्लास को पढ़ा रही हैं या दूसरी क्लास को पढ़ा रही हैं, वहां ज्यादा काम में लिया जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि देखो एक बार, तो सभी बच्चे पीछे बोलेंगे एक बार एक चिड़िया थी, तो एक चिड़िया थी, तो वो इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको समवेत कहते हैं। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल होते हैं। समवेत वाचन कविता शिक्षण के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। तो ये प्रस्तुतिकरण हो गया। मौन वाचन, ये गद्य शिक्षण में मौन वाचन होता है, जबकि पद्य शिक्षण में मौन वाचन नहीं होता। मौन वाचन बोध प्रश्नों से पहले होता है। मौन वाचन के बाद में बोध प्रश्न आ जाएगा। बोध प्रश्नों के बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न है। बोध प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कि बालक है वो पाठ को समझा है या नहीं समझा है, ये जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। बोध प्रश्न है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बोध प्रश्नों में भी क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रश्नों का वितरण है वो पूरी क्लास में होना चाहिए। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब ये है कि सभी बालकों के पूरा पाठ समझ में आया है या नहीं आया है, ये जानने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। इनमें प्रश्नों की भी आवृत्ति होती है, तो बालक है उनकी भी आवृत्ति होती है, इसीलिए इसे पुनरावृत्ति प्रश्न कहा जाता है। मूल्यांकन प्रश्न है वो किसी भी प्रकार के, मूल्यांकन अलग बात है। मूल्यांकन करना ये मौखिक रूप से भी हो सकता है और लिखित रूप से भी हो सकता है। मूल्यांकन में सभी प्रकार के प्रश्न है वो हो सकते हैं। संभवतः छोटे या मल्टीपल चॉइस के प्रश्न है वो मूल्यांकन प्रश्न में लिए जाने चाहिए। गृह कार्य क्यों आवश्यक है? तो गृह कार्य पाठ को दोहराने के लिए आवश्यक है।
पाठ दोहराने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बताओ गृह कार्य वो क्यों दिया जाता है, गृह कार्य का अन्य और क्या काम हो सकता है, ये हमें देखना है। गृह कार्य का अन्य और क्या काम हो सकता है, तो गृह कार्य में आपको ये ध्यान में रखना है कि गृह कार्य है वो किस लिए दिया जाता है, पाठ का दोहरान करने के लिए। बालक है वो पढ़ाई हुई वस्तु को आसानी से पढ़ ले, इसी के लिए गृह कार्य है वो दिया जाता है। गृह कार्य है वो बालक की मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए, तो ये गृह कार्य हो गया। गृह कार्य में दोनों में अंतर होता है, गद्य और पद्य में। पद्य में केवल रचनात्मक कार्य ही दिया जाता है, रचनात्मक कार्य को गृह कार्य कह देते हैं। तो गृह कार्य और ये सारा हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा देखो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में अंतर आपको पता है ही। सामान्य उद्देश्य जैसे मैं ये कहूँ कि सभी बालकों को शुद्ध हिंदी लिखना सिखाना, ये सामान्य उद्देश्य है। और मैं अगर ये कहूँ कि सभी बच्चों को 5 शब्द लिखना सिखाना, ये विशिष्ट उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य को अप्राप्य उद्देश्य कहते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य वो प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न देखो, ये पढ़ लीजिए आप। गद्य शिक्षण व पद्य शिक्षण के संबंध में असंगत कथन है। गद्य शिक्षण में मौन पठन होता है जबकि पद्य शिक्षण में मौन पठन नहीं होता, बिल्कुल सही है। ये पहले मैंने आपको बता दिया कि मौन वाचन है वो केवल किस में होता है, गद्य शिक्षण में होता है, पद्य शिक्षण में नहीं होता। गद्य शिक्षण में विचार विश्लेषण पर बल दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। जबकि कविता शिक्षण में सौंदर्यानुभूति पर विशेष बल दिया जाता है, ये भी सही है। गद्य शिक्षण में व्याकरण शिक्षण पर बल दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि काव्य शिक्षण में नहीं दिया जाता। काव्य शिक्षण में व्याकरण अलग से कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, व्याकरणीय बातों पर या व्याकरण का महत्व नहीं होता। गद्य शिक्षण में छात्रों की कल्पना शक्ति है, ये नहीं है, ये वैचारिक शक्ति है, विचार और तर्क ये गद्य में होता है, और कल्पना है वो किस में होती है, पद्य में। पद्य शिक्षण में तर्क के स्थान पर क्या होती है, कल्पना। तो यही उत्तर होगा। इसमें उत्तर कौन सा होगा, चौथे नंबर वाला। 4 नंबर विकल्प है वो उत्तर होगा। इससे पहले वाला तीसरा जो प्रश्न है उसमें आपने उत्तर देख लिए ना, ये लो, ये देखो पहला उत्तर है, और चौथे प्रश्न में उत्तर आप देख लो, ये चौथा है। तो गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये हमने ले लिया कि गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में क्या अंतर होता है। मैं आपको पद्य शिक्षण की कुछ खास बातें और बता दूं। पद्य शिक्षण कराते समय अध्यापक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि श्यामपट्ट का प्रयोग ज्यादा न करें, क्योंकि लिखित कार्य ज्यादा इसमें ठीक नहीं रहता है। एक बीच बीच में प्रश्न न पूछे, क्योंकि बीच में प्रश्न पूछने से भावों में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात इमोशंस वो डिस्टर्ब होते हैं। तो बीच बीच में प्रश्न है वो नहीं पूछे जाने चाहिए। एक कविता को बीच में से तोड़कर नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। अगर कविता बहुत लंबी है तो ही उसके खंड करके पढ़ाया जाए। प्रश्नोत्तर विधि है वो यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य है वो रसानुभूति है। ये पद्य शिक्षण के बारे में था। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, कविता शिक्षण के लिए कितने प्रकार के पाठ होते हैं? तो ये 3 प्रकार के पाठ होते हैं। कविता शिक्षण के भी 3 प्रकार के होते हैं, गद्य शिक्षण के भी 3 प्रकार के होते हैं, और व्याकरण शिक्षण के भी 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार आपको अन्य में विवरणात्मक वो जानने जरूरी नहीं है। विवरण देखो जितनी बात आए ना उतनी ध्यान में रखनी है। यहां जरूर आपको ये 3 प्रकार के पाठ होते हैं। देखो रस पाठ, बोध पाठ, 1 नंबर पर बोध पाठ है। बोध पाठ, रस पाठ, उपयोजन पाठ। उपयोजन पाठ, यहां बोध पाठ है, इसमें एक बार ही आदर्श वाचन किया जाना चाहिए। रस पाठ है उसमें 2 या 2 से अधिक बार, ये दोनों में अंतर है। तो ये बोध पाठ, रस पाठ और उपयोजन पाठ, ये 3 प्रकार के पाठ हैं वो कविता शिक्षण में होते हैं। 3 ही प्रकार के व्याकरण, क्योंकि व्याकरण भी 3 प्रकार की होती है, तो व्याकरण में भी पाठ है वो 3 प्रकार के होते हैं। और गद्य शिक्षण में भी 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, पाठों के प्रकार 3, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखो, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का अनुसरण नहीं होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार ये प्रश्न पूछेंगे। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होता। सामान्य से विशिष्ट की ओर है वो किस में होता है? ये निगमन में होता है। इसके उल्टे हैं वो निगमन में। इसके अलावा भी जो शिक्षण सूत्र हैं वो सारे के सारे आगमन विधि में यूज किए जाते हैं, ये इनका आधार होते हैं, और इसीलिए ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। जैसे सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर,
ये सब हैं वो इसमें प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के प्रतिकूल है? देखो बीच में मैं आपको एक बात और बता देता हूं, और वो ये है कि बार बार कमेंट करके सभी पूछ रहे हैं कि भाई ये संस्था है कहाँ, तो मैं बता देता हूँ जीएस हिंदी क्लासेज है वो राजस्थान में झुंझुनू में है, प्रॉपर झुंझुनू में। जीएस हिंदी क्लासेज एक छोटी सी कोचिंग है और इसमें सिलेक्शन जरूर अब तक ठीक हुए हैं, मैं तो ठीक ही बताऊंगा वैसे भी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो सूचना है वो ये है कि कुछ है वो ये पूछते हैं कि ऑनलाइन सिलेबस या ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है क्या? तो मैं आपको ऐप बता देता हूँ, जीएस हिंदी क्लासेज, ये ऐप का ही नाम है, डाउनलोड कर लें, उसमें आप देख लें, सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। उसमें कुछ डेमोलेशन भी डाले हुए हैं, संज्ञा के बारे में खूब डाला हुआ है, संधि के बारे में डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, आपको रीड के लिए भी बहुत उपयोगी है। वो संज्ञा के लेसन है वो पढ़ ले, 4-5 लेसन है वो दिए हुए हैं। तो ये सिलेबस यानी सारा का सारा जो है ना वो उसमें पढ़ाया जाता है और सब उपलब्ध है। तो ये मैंने बीच में आपको सूचना दे दी, प्रचार मान लो चाहे आप। तो ये देखिए, कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के प्रतिकूल है? ये प्रतिकूल में मात्रा बड़ी आएगी, तो प्रतिकूल है। खेल विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्यान विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि में शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है, शिक्षक है वो हिटलर होता है, और शिक्षक परिकेंद्रित होती है, सब कुछ शिक्षक ही करता है। तो व्याख्यान विधि है वो बाल केंद्रित नहीं है। व्याख्यान विधि के बारे में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गिजुभाई ने भी कहा है, और वो ये कहा है कि इसमें शिष्य सेठ होता है और शिक्षक नौकर होता है। दूसरी बात भी कही है कि शिक्षक शिष्य के भोजन को स्वयं ही चबा देता है, यानी शिष्यों को कुछ नहीं करना पड़ता, सारा काम किसको करना पड़ता है? शिक्षक को ही करना पड़ता है। बाकी के हैं वो बाल केंद्रित हैं। इसके बाद में लास्ट प्रश्न देखो आप, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? सुनना, बोलना, देखना, पढ़ना, रीड का तो प्रश्न ही यही है, इसमें देखना नहीं आएगा। और हम ये सामान्य प्रश्न है वही परीक्षा में गलत कर देते हैं, क्योंकि शायद परीक्षा वाला दिन है वो कंफ्यूजिंग डे होता है, उस दिन कंफ्यूजन होता है। ये आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं भी अगर परीक्षा में बैठूं तो कोई दिक्कतें आ सकती हैं, बड़ों का आई हैं। परीक्षा से तो रावण जैसे जो लीडर थे वो भी थर्राए हैं। तो कहने वाला परीक्षा बड़ी चीज होती है, लेकिन रीट की परीक्षा है वो बड़ी चीज नहीं है। ये 8 दिन 8 प्रश्न इसको पूरा कर देंगे। आप सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, आपको ये कैसा लगा ये सब लिख भेजें, कमेंट करें। आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, पूरा जिन्होंने देखा है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।